हेलो बेटा एंड वेलकम टू वंस अगेन। आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास +1 को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। वहां से केमिस्ट्री को सीखने से पहले आपको समझना होगा बेटा साइंस क्या है। साइंस जो है वो इंग्लिश भाषा का, लैटिन भाषा का एक वर्ड है बच्चों, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना, किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब वो जानकारी कैसे प्राप्त की जाएगी बच्चों, या तो एक्सपेरिमेंट करके, या वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जिसको सभी माने, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो वो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या आप एक्सपेरिमेंटली उस चीज को प्रूव कर दीजिए कि ये चीज ये है, ये इस तरह से एक्सपेरिमेंटली आई। साइंस को सीखने के लिए बेटा आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है, क्या चीज जरूरी है। साइंस को सीखने के लिए बेटा सबसे पहली चीज होती है ऑब्जर्वेशन। हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट को क्या करना है, ऑब्जर्व करना होता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को हमने क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि किसी भी चीज को देखिए आप लोग कि वो कैसे हो रहा है। फिर उसके बारे में हम लोग अपने विचार देंगे कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। किसी ने हमें कहा कि फैन ऑन करिए, हमने स्विच ऑन किया, पंखा चलना स्टार्ट हुआ, तो हम लोग सोचेंगे कि ये पंखा क्यों स्टार्ट हुआ, क्या होगा अगर ये पंखे के अंदर की कॉइल जल जाए, क्या होगा, पंखे के अंदर क्या हुआ होगा। हम लोग इन सब बातों का क्या करेंगे, फिर विचार बनाएंगे कि ऐसा हमने करंट दिया, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, उससे रोटेट हुआ, एनर्जी इसके पास आई, उस तरह का एक प्रोसीजर हो गया। उस प्रोसीजर के तहत हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। जो इस प्रोसीजर को समझेगी वो क्या बेटा, साइंस है। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, टोटली फोकस्ड करना होगा आपने किसी भी एक चीज के ऊपर, फोकस को ऑब्जर्व, और ऑब्जर्वेशन के बाद उसके बारे में विचारधाराएं देनी होंगी, धारणाएं बनानी होंगी, कॉन्सेप्ट बनाने होंगे। और वो कॉन्सेप्ट या वो पोस्टुलेट ठीक भी हो सकते हैं बेटा और गलत भी हो सकते हैं। साइंस में कोई चीज 100% परफेक्ट नहीं होगी और कोई चीज जो है 100% डिफेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ऑब्जर्वेशन पे चलेगा कि आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब साइंस क्या है ये बात आपको समझ में आ गई। एक्चुअल में साइंस क्या बच्चों, एक वृक्ष है। जैसे मान लीजिए एक वृक्ष है, अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो है टहनियां होती हैं, जो तने होते हैं ऐसे, और उन तनों में भी क्या होता है, बहुत सारी पत्ते या टहनियां, छोटी टहनियां निकल जाती है इसी तरह से ऐसे। अगर ये साइंस है बच्चों, ये एक वृक्ष है साइंस का, अब इसमें क्या बहुत सारे जो है टहनियां निकली हुई है, बड़ी तने हैं, तो उनमें कुछ क्या है, जैसे फिजिक्स आपके पास हो सकता है, एक केमिस्ट्री आपके पास हो गया बेटा, एक बायोलॉजी हमारे पास होगा, मेनली हम 3 को पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स को भी हम लोग साइंस मान सकते हैं, मैथमेटिक्स इज आल्सो द साइंस। जोलॉजी जो है, इसके अलावा जो है ज्योग्राफी को भी हम साइंस मान सकते हैं। इसके अलावा जो है एस्ट्रोलॉजी को भी साइंस माना जा सकता है, लेकिन वो अलग चीजें हैं। हमने मेनली पढ़ना था बेटा इन 3 को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो बच्चे फिजिक्स को लगातार पढ़ रहे हैं उनको मैं समझा चुका हूं कि फिजिक्स क्या होती है, किस तरह से निकलती है, क्या है ये क्या है, फिजिक्स का मतलब जो है वो क्या है वो बताया था मैंने, उसमें से कौन सी ब्रांचेज निकलेंगी वो बताया था। अब जो ये केमिस्ट्री है बच्चों, इस केमिस्ट्री का वर्ड मीनिंग होता है मैटर। केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है बच्चों, मैटर। कोई भी चीज मैटर आपके पास है, कब होगी या क्या है मैटर, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है, साइंस में से निकली है, साइंस में से निकली है। इसका मतलब क्या होगा, ब्रांच ऑफ द साइंस। केमिस्ट्री क्या होगी बच्चों, ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, स्टडी किसको करते हैं, ये डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर में क्या पढ़ना हम लोगों ने, उस मैटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे वो मैटर बना, उसके कंपोजिशंस क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। मैटर में स्टडी क्या करना बच्चों, उसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये सब बातें। प्रॉपर्टी भी 2 होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है।
जो किसी मैटर की इन सब बातों को स्टडी करेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? केमिस्ट्री बोलते हैं। बात समझ में आई? केमिस्ट्री क्या है? पक्का। अब केमिस्ट्री में से भी तो ब्रांचेस निकलेंगी, है ना? तो सर केमिस्ट्री में मेन 3 ब्रांच है आपके पास, 3 ब्रांच होती हैं। एक को हम बोलते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरे को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड को हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 मेन केमिस्ट्री हमारे पास है बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो क्या करती है? किसी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करती है। उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई और स्टेट है, या उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, किसके अंदर घुलेगा, घुल के सॉल्यूशन बनाएगा या नहीं बनाएगा, उन सब चीजों को कौन स्टडी करती है बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री। बात समझ में आ गई? और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों वो किसको स्टडी करती है? आप लोगों ने जो है ऑलरेडी सभी ने जो है पीरियोडिक टेबल का नाम तो सुना ही है, सभी ने देखी है 10th क्लास में। अब जो वो पीरियोडिक टेबल बेटा आप लोगों के पास है उसमें लगभग 118 एलिमेंट जो है आ सकते हैं, उसमें 118 एलिमेंट्स आते हैं। मोस्टली नोन है, फिर भी 2-4 एलिमेंट अननोन भी मान ले तो 114 एलिमेंट के लगभग क्या है? नोन है। अब उन 114 एलिमेंट में से अगर हम लोग एक कार्बन को निकाल दें बच्चों, कार्बन को छोड़ दें, एक्सेप्ट द कार्बन स्टडी करें, तो वो क्या है? जो कार्बन को छोड़ के बाकी सभी पीरियोडिक एलिमेंट की स्टडी करना वो कहलाती है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो क्या बच्चों? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है बेटा? जो क्या करती है? सारे के सारे पीरियोडिक एलिमेंट को स्टडी करती है एक्सेप्ट कार्बन। समझ में आ गई बात? और ऑर्गेनिक क्या होती है? जो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनसे मिलके जो कंपाउंड बनते हैं ना बच्चों, उनको स्टडी करेगी। कार्बन और उसके कंपाउंड्स को जो केमिस्ट्री स्टडी करेगी उस केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। बात समझ में आ गई? केमिस्ट्री क्या है ये बात समझ में आई? केमिस्ट्री का मीनिंग होता है बेटा मैटर। अब मैटर, जो मैटर की स्टडी करें, मैटर में स्टडी क्या करना? उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मींस फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बात क्लियर होगी? केमिस्ट्री क्या है ये बात क्लियर होगी? अब केमिस्ट्री मेनली कितने प्रकार से बच्चों? 3 प्रकार से, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बात क्लियर? हालांकि पढ़ने को हम ये भी पढ़ सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की भी अलग ब्रांचेज होती हैं, और इनऑर्गेनिक में हम पीरियोडिक एलिमेंट को अलग अलग करके क्लासिफाइड करके स्टडी करते हैं, और जो ऑर्गेनिक है वो फंक्शनल ग्रुप की एक स्टोरी होती है। फंक्शनल ग्रुप भी आप लोगों ने सुना ही होगा सबने, है ना? तो फिर भी अभी के हिसाब से आप लोग याद रखिए केमिस्ट्री 3 है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बाकी इनको 1 बाय 1 क्या इनमें से सब ब्रांचेज निकलेंगी वो आने वाले 2 साल के दौरान हम लोग क्या करेंगे? पढ़ते हुए चलेंगे। वो सारी बातें आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएंगी बेटा। तो बात समझ में आ गई? पक्का केमिस्ट्री की स्टोरी क्लियर हुई कि केमिस्ट्री है क्या? अब हम लोग कहां से शुरू करेंगे वो आप लोग जो है समझिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। जो फर्स्ट यूनिट आप लोगों की थी बच्चों उसका बहुत सारा क्राइटेरिया मैं आपको समझा चुका था, लेकिन अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा यूनिट नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। हमने क्या करना है? एटम की बनावट को समझना है कि एटम्स बना कैसे है, हमें इस बात को सीखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? इस बात को सीखना बच्चों कि ये एटम है क्या, कहां है ये एटम, क्या मेरे अराउंड कोई एटम है, होता कहां पे प्रेजेंट है ये एटम्स? क्या आप लोग जीवन में कोई किसी एटम को यूज कर रहे हैं? हमने इस बात को सोचना है। तो एटम्स क्या बच्चों? देखो इस बात को सोचने के लिए, समझने के लिए आप लोग सोचो कि ये कोई भी चीज बनी कैसे होगी। किसी ना किसी चीज के बनने की एक छोटी से छोटी यूनिट तो जरूर होती होगी।
और किसी चीज की जो सबसे छोटी यूनिट है वह यूनिट की है एटम है बच्चों। किसी भी मैटर की फॉर्मेशन की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? एटम है। एटम्स आपके पास क्या होता है बच्चों? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए एलिमेंट। जो क्या हुआ बेटा? विच में भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट और नॉट। हो सकता है कि वो एग्जिस्ट कर भी जाए, कुछ केस में ना भी करे। जैसे कैसे सर? सर जैसे कार्बन होता है वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, ये एक एटम है। लेकिन हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो अकेला H कभी एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसकी फॉर्म में करता है? H2 की फॉर्म में। बात समझ गए? अगर इसको आपने H की फॉर्म में एग्जिस्ट कराना तो लगभग 5000 केल्विन टेम्परेचर आपको चाहिएगा। अब इतना टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो इसलिए जनरली क्या होता है? H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। O2 आपके पास है, ऑक्सीजन गैस है, वो भी किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 की फॉर्म में। हीलियम अगर आपके पास है बच्चों, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, या ये सभी क्या है? किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? इंडिपेंडेंटली एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एटम क्या हुआ? एक स्मॉलेस्ट फॉर्म है किसी भी पार्टिकल की, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है बेटा और ना भी करे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। पर क्वेश्चन है कि जो फिर ये जो एटम्स आपस में मिलेंगे ना वो क्या बनाते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल्स। एटम्स जब आपस में मिलते हैं बच्चों तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। समझ गए? अब सर क्वेश्चन तो ये है, आपने कहा तो है कि एटम्स ये हैं, लेकिन हमें कहां नजर आ रहे हैं एटम? तो ये बेटा एक एटम्स को आप कहीं नहीं देख सकते हैं। इंडिपेंडेंटली किसी एटम्स को देखना क्वाइटली इम्पॉसिबल है। सिर्फ मैंने कहा था ना साइंस क्या है? किसी चीज के बारे में देखना, ऑब्जर्व करना और उसके बारे में धारणाएं बनाना। समझ रहे ना? तो अगर आपने सिर्फ एक एटम देखना ना बेटा तो एक एटम्स आप कहीं से भी नहीं ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास क्या है, मान लीजिए 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ओनली 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर अगर आपके पास है, ओनली 2 ड्रॉप्स, तो इन दैट केस वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल से। इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जितने इस यूनिवर्स के अंदर टोटल स्टार प्रेजेंट है। आप सोच के देखिए कितने बिलियन ट्रिलियंस की फॉर्म में जो है क्या स्टार प्रेजेंट है। इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में ट्रिलियन जो है आपकी फॉर्म में हो सकता है कि जो है स्टार प्रेजेंट हो। और 2 ड्रॉप ऑफ वाटर, ओनली 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर है जो, उनमें इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। एटम तो इनसे भी कम होंगे। समझ रहे ना? तो एटम्स क्या है बच्चों? अगर आप लोग डायरेक्टली फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो बेटा कहीं नहीं है, ठीक है। और अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हर जगह है। हमारे यहाँ पे हवा बह रही है तो उस हवा में ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, वाटर वेपर वगैरह कुछ और भी है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब वो सभी क्या है? हमारे चारों तरफ के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। लेकिन इंडिविजुअल को पढ़ना काफी मुश्किल है, लेकिन पढ़ना तो है, पढ़ना तो पड़ेगा सर। तो क्वेश्चन यही है सर कि जो ये एटम्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? जैसे सोडियम मेटल है बच्चों, Na एटम्स आपके पास में, आप लोगों ने पढ़ा कि इसको लोग केरोसिन ऑयल के अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एयर में भी खुला नहीं छोड़ सकते, एयर के साथ भी रिएक्शन करके कम जो है एक्सप्लोजिव हो सकता है। पोटेशियम के साथ भी ऐसे होता है। मींस सोडियम पोटेशियम जैसे एटम्स इतने हाईली रिएक्टिव हैं, जबकि हीलियम, नियोन, आर्गन ये क्या है तो ये भी एटम ही बेटा। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्ट गैस या नोबल गैस। मतलब ये नोबल गैस क्या होते हैं? जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। सर ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये इतने हाईली रिएक्टिव हैं और ये इतने अनरिएक्टिव हैं, ऐसा क्यों? क्वेश्चन तो जायज है बच्चों, आप लोगों का है ना।
सब जब ये एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं? हाउ द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। H2 तो सर हमने सुना है, लेकिन कभी H3 नहीं सुना। क्यों नहीं आया ये? जब O2 हमने सुना है और साथ में O3 भी सुना है, ओजोन होता है, ओजोन होल हम लोगों ने सुना है। O3 तो होता है सर, लेकिन H3 नहीं होता। क्यों नहीं होता? That's the question. You are the very nice question asked by, है ना? तो हमें क्या करना होगा? इन सभी क्वेश्चनों के आंसर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से फाइंड आउट करने होंगे। क्या करना होगा बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमें इन सब को फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले हम लोगों ने एक थ्योरी दी थी बेटा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी भी है। तो उस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये बात सही है, लेकिन एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है। एटम्स को भी डिवाइड किया जा सकता है। एटम्स को भी क्या किया जा सकता है बच्चों? डिवाइड किया जा सकता है। तो अब एटम्स के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, इसके भी क्या होते हैं बच्चों? सब एटॉमिक पार्ट। इसमें क्या है बेटा? सब एटॉमिक पार्ट है। लगभग 35 के आसपास इसमें से सब एटॉमिक पार्ट है बच्चों। 35 इसके जो है, इस एटम्स के भी जो 35 के आसपास सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। समझ गए? और इन सब एटॉमिक पार्ट में से जो इसके 3 महत्वपूर्ण पार्ट हैं बच्चों, वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन 3 को हम लोग बोलते हैं बच्चों फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है। यहां पे एक बात आप लोगों ने जो है गौर से याद रखनी है बेटा, वो ये है कि भाई एटम में से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते किसी एटम में। अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता, अकेला प्रोटॉन नहीं पाया जा सकता, अकेला न्यूट्रॉन नहीं पाया जा सकता। पाए किसमें जाएंगे? हमेशा एटम्स में। अगर ये कहा जाए ना बेटा कि सोडियम एटम अगर आपके पास है Na, इट्स हैव द 11 एटॉमिक मास नंबर, देन इट हैव द 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड जो 11 प्रोटॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इस एटम्स के अंदर ही है। मतलब कहने का क्या है कि जो है एटम जो होता है बच्चों, उसको सब डिवाइड किया जा सकता है। एटम्स के सब पार्ट पॉसिबल हैं, पर जो सब पार्ट आपके पास पॉसिबल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या जो बाकी 32 भी बच गए, वो इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो एग्जिस्ट एटम्स की फॉर्म में ही आपके पास करते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस यूनिट के दौरान हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में इस एटम को निकालेंगे हम लोग कि इस एटम के अंदर, किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कैसे डिफर करते हैं, न्यूट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में कैसे डिफर करते हैं, उनकी पोजीशन क्या है एटम्स के अंदर, उस एटम के अंदर क्या है, वो चीजें हम लोगों ने क्या करना होगा बच्चों, इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर फाइंड आउट करनी होगी। ये हमारा क्या है, बेसिक रिव्यू है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, ये कल से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। ये जो कुछ था ये सारा का सारा इंट्रो था, इंट्रोडक्शन है कि क्या आप लोगों ने पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक बात और मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूं बेटा कि अगर आप लोग ईमानदारी के साथ इन वीडियोज को कंप्लीट देखेंगे, अगर कंप्लीट आप इन वीडियोज को देखेंगे तो मैं ये वादा करता हूं आप लोगों से, सबसे बेस्ट कंटेंट केमिस्ट्री को मतलब आपके लिए मजाक बना के रख देंगे। आप लोगों को बहुत सिंपल जो है केमिस्ट्री लगेगी अगर आप लोग जो है ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, कंप्लीट देखिए, हो सके तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। जिनसे शेयर कर रहे हैं उनको बोलना कि देखे तो कंप्लीट देखिए बेटा, ठीक है। और फिर देखिए आप लोगों को केमिस्ट्री कितनी अच्छे से समझ में आती है। यह मेरा वादा आप लोगों से। आप काम बस ये करिए
कि सारी की सारी जो वीडियोज है उनको कंप्लीट देखिए। बाकी केमिस्ट्री सबसे आसान बना देंगे आप लोगों के लिए, ये वादा है पक्का आप लोगों से बेटा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। कल से स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्लियर बेटा?